हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। तो आज मैं साक्षी आप सभी 12th क्लास स्टूडेंट जिनके पास सब्जेक्ट है पोल साइंस, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो के टाइटल से शायद आप समझ चुके होंगे कि आज कुछ वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो आज फैब है, मतलब अभी फैब चल रहा है और फैब भी बिल्कुल लास्ट का है और हमारे एग्ज़ाम्स की डेट शीट या फिर बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं। तो अभी अगर मैं चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करवाऊँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक एक चैप्टर बैठ कर याद करें। तो इसलिए आज ये स्पेशल वीडियो आपके पोल साइंस सब्जेक्ट के लिए है, जो हमारी वर्ल्ड वाली बुक है उसके क्वेश्चंस वीडियो के लिए। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ। अगर किसी को, वैसे तो मोस्टली अभी फैब चल रहा है तो आपने पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया है, बट आप ये क्वेश्चन बैंक वीडियो देखेंगे हमारी तो आपको एक रिवीजन मिल जाएगा कि हाँ मुझे इससे थोड़ा सा, इस चैप्टर से थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताती रहूंगी, आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे याद करें, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं था और वो मैं पूछ रही हूँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपका जरूर जवाब देंगे आपके क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो के टाइटल और इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फर्स्टली आपकी जो वर्ल्ड वाली बुक है हमारी पॉलिटिकल साइंस की, उससे स्टार्ट करूंगी। समकालीन विश्व जो वाली बुक है उससे। इंडिया वाली बुक की भी जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन बैंक वीडियो अपलोड हो, बट फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाली बुक के जो हमारे 7 चैप्टर हैं वो जो आने हैं बोर्ड में उनके तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तो इससे जो क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो है शीत युद्ध के मूलभूत कारण को बताइए कि शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ। और बन सकते हैं जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या न्यू, NIEO, न्यू से आप क्या समझते हैं। और इसे जो बड़े क्वेश्चन बता रही हूँ फिलहाल, जो 5 नंबर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका उदय कैसे हुआ। ये क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से हैं। बाकी छोटे तो बहुत बनते हैं बट मैंने फिलहाल अभी आपको बड़े बताए। तो अभी छोटे जैसे शीत युद्ध की कोई 4 विशेषता बताइए, शीत युद्ध की कोई हानियां बताइए, गुट निरपेक्षता की विशेषता या हानियां, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे उभरी या कैसे आई, किस तरह से इसका चलन शुरू हुआ। ये आपके 2 से 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन। और भी है एक जो क्वेश्चन है देतांत से आप क्या समझते हैं, ये 2017 में आया था। तो ये क्वेश्चन वैसे चैप्टर से रिलेटेड बनता है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। देतांत से आप क्या समझते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और है जो छोटे क्वेश्चन तो कितने बना लीजिए एक चैप्टर से, बट मैं फिर आपको मोस्टली बता देती हूँ। जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये क्या थे और इनकी शुरुआत कैसे हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ या कब शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से राष्ट्रों के बीच ये विश्व युद्ध हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट से बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है द्विध्रुवता का अंत, उससे जो आपके बड़े क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे, शॉक थेरेपी क्या है, क्यों अपनाई गई थी। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आज तक बोर्ड के द्वारा आए हैं या अभी जो हमारे बोर्ड है उनमें भी आ सकते हैं। फिर आपके जो छोटे क्वेश्चन है 2 से 4 मार्क्स के, वो यही बनते हैं कि शॉक थेरेपी के अच्छे परिणाम बताइए, बुरे परिणाम बताइए, द्विध्रुवता के अच्छे परिणाम बताइए, द्विध्रुवता के बुरे परिणाम बताइए, सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखिए, विश्व एक ध्रुवीय हो गया था तो उसके कोई अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम। इस टाइप से आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वो यही है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी हुई थी, कब गिर गई, सोवियत संघ का विघटन कौन से साल में हुआ, किसकी दोषपूर्ण नीति के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, या सोवियत संघ के आखिरी जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, सोवियत संघ का विघटन के बाद किसने सोवियत संघ की जो वीटो पावर की थी, जो भी पावर्स थी वो किसने ली, कौन सोवियत संघ के रूप में उभरा। ये आपके सेकंड चैप्टर से बनते हैं। मोस्टली जो हमारा वर्ल्ड वाली बुक है उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको एक में ऑप्शन मिलता है बोर्ड में, जो अभी इस टाइप जो अभी आने वाले हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। तो उसमें हमारे 3 बड़े क्वेश्चन आते हैं वैसे तो पूरी पोल साइंस में से, 2 शायद में भी इंडिया से और 1 वर्ल्ड से। अगर ऐसा भी हो जाए कि 2 वर्ल्ड से आ रहे 1 इंडिया से आ गया तो आपको मोस्टली चॉइस मिलेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर कोई भी है, लेट की क्वेश्चन नंबर 21 है जो 5 नंबर का, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इंटर चॉइस मिलेगी 2 क्वेश्चन में, चाहे इंडिया वाली बुक से हो चाहे वर्ल्ड वाली बुक हो। तो मोस्ट
ये लगता है कि हाँ फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ये 2 क्वेश्चनों में से एक कोई आ सकता है, तो आप इस चैप्टर के छोटे बड़े सब बहुत अच्छे से याद कीजिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो अभी सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस इतने ही हैं। अभी चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है, विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। इससे बड़ा क्वेश्चन वैसे तो आज तक कभी आया नहीं है बोर्ड में, हाँ बट इन फ्यूचर हमारा आ सकता है। तो इसके लिए आपको अमेरिका वाले चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर तो करना ही है। बट फिलहाल मैं आपको जो इसे 3 या 4 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए उनकी तरफ लेके चलती हूँ। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अमेरिका के द्वारा चलाए गए चारों ऑपरेशन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म। आपको इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि ये कब चलाए गए थे, क्यों चलाए गए थे, किस घटना के कारण चलाए गए थे, या किस देश के को हमला किया था या हमले से बचाने के लिए। जो भी इन 4 ऑपरेशन में है आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यहीं से इस चैप्टर के एमसीक्यू आपके लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर आता है वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, अमेरिकी वर्चस्व के पक्ष बताइए, या अमेरिकी वर्चस्व कहाँ कहाँ दिखने को दिखा, जैसे संस्कृति वर्चस्व का आपको अच्छे से आना चाहिए, राजनीतिक वर्चस्व के बारे में, आर्थिक वर्चस्व के बारे में, आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे। फिर एक दुर्व्यवस्था के लाभ या हानियां की भी, अमेरिका अकेली बड़ी शक्ति रह गया तो इसकी अच्छाई क्या थी और इसकी बुराई क्या है। एक जो आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भी अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कोई तरीके बताइए, या अमेरिकी वर्चस्व भारत और अमेरिका के बीच संबंध बताइए। इसमें से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे छोटे जो क्वेश्चन है वो यही हैं जो हमारे मोस्टली तो ऑपरेशन, चारों ऑपरेशन से बनने हैं। जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, ऑपरेशन इराक की फ्रीडम कब चला गया था, 9/11 की घटना क्या है। तो मतलब अगर आपको चारों ऑपरेशन बहुत अच्छे से याद है तो शायद आप इसके एमसीक्यू मिस नहीं करेंगे। तो आप इन 4 ऑपरेशंस को, अमेरिकी वर्चस्व को अच्छे से रिवाइज करके जाएं एग्जाम में, और अभी भी जितना उसके उसको रिवाइज करें। अभी इसी चैप्टर के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब चलते हैं हमारे चैप्टर 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये चैप्टर हमें आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आपको फर्स्टली तो जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, आसियान पर एक निबंध लिखिए और यूरोपीय संघ कैसे बना और कैसे ये अमेरिका के वर्चस्व से निपटने का तरीका में भी आता है। तो आपको दोनों संघ, आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो इसमें बातें आती हैं चैप्टर में वो है चीन ने कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। आपको ये सब पता होना चाहिए। चीन द्वारा कौन सी आर्थिक नीतियां शुरू की गई, उनके लाभ क्या हुए चीन को, और भारत चीन विवाद के कारण क्या है। 1962 में जो भारत चीन का विवाद हुआ था उसके कारण क्या थे। जो भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, मैकमोहन रेखा, उसके ऊपर क्यों विवाद है, उस पर एक नोट लिख सकते हैं आप। फिर वही है कि यूरोपीय संघ और आसियान के उद्देश्य क्या है, यूरोपीय संघ और आसियान के कितने सदस्य हैं, जब शुरू हुआ था तब कितने सदस्य थे, और अब प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं। तो इस चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे आसियान और यूरोपीय संघ के झंडों का वर्णन कीजिए, ये इसका क्वेश्चन है कि तो ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ रही हूँ जो वीडियोस देख रहे हैं, कि आसियान के झंडे में हिंट दे दिया है कितने धान की बालियां हैं। तो आपको काउंट बताया कि 1 धान की बालियां हैं, 5 धान की बालियां हैं, 15-20 जितनी भी आपको लगती है मतलब। और यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, कितने स्टार है। तो आपके लिए 2 मैंने हिंट दे दिए हैं कि आसियान में धान की बालियां हैं और उसमें स्टार हैं। तो अब आपको सिर्फ काउंटिंग बतानी है। चलो ठीक है, यूरोपीय संघ वाला जो झंडा ना उसको आपको ये भी बताना है कि जो उसमें स्टार है वो कलर किस कलर के हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं 5th चैप्टर की तरफ। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, समकालीन दक्षिण एशिया, जो हमारा सार्क हमारे भारत से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं, इसके कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में भी, और जब इसका गठन हुआ था तब कितने सदस्य थे। और इसके बाद आपको पता है सार्क के उद्देश्य, सिद्धांत क्या क्या है, और भारत के साथ इसे पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध है, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव। इस तरह आपको सभी के संबंध अच्छे भी और बुरे भी, कि भाई हमने अच्छे हमारे कुछ बुरे सबके साथ हमारे अच्छे संबंध हो, ये जरूरी नहीं है। तो जिसके साथ बुरे हैं तो उनको सुधारने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। और जैसे कुछ संधियां भी हुई हैं उनके बारे में पता, जैसे शिमला समझौता हमारी एक संधि है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी मतलब वैसे तो अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ही कि आपको ऐसे कुछ मुद्दों का पता होना चाहिए जो पहले थे, विवाद का कारण थे किसी भी पड़ोसी देश के साथ, पर आज वो खत्म हो चुके हैं। या तो भारत ने अपने
उस पड़ोसी देश को वो जगह दे दी है या फिर उसने भारत को दे दिया। तो कोई भी जैसी भी संधि हुई है तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चैप्टर 5 आपका यही है। और आपको इसमें साफ्टा और साप्टा दो जो सार्क द्वारा संधि की गई थी उन संधियों के बारे में पता है। साफ्टा और साप्टा दोनों अलग अलग हैं। तो इस चैप्टर से आपको ये भी पता होना चाहिए कि सार्क असफल क्यों रहा और सार्क को सफल करने के कोई उपाय बताइए। ये आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड है। तो अब इसी के साथ चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर 6 की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य या सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इसकी एजेंसियां कौन कौन सी हैं, और इसके विश्व स्तर पर जो अच्छे परिणाम है या बुरे परिणाम है उनका वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या बदलाव करने के या कोई जो इसके देश हैं वो इसमें बदलाव क्या क्या बदलाव चाहते हैं, और भारत की भूमिका पर भी एक नोट लिखिए कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की कैसे मदद की है भारत ने आज तक। तो ये तो आपके हैं बड़े 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। फिर छोटे भी यही है कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, छोटे और राष्ट्र सुधारों के कोई 4 कारण, या किसी भी सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक नोट लिखिए। ये आपके छोटे 3 से 4 नंबर के लिए बनते हैं। तो ये चैप्टर इजी भी बहुत है और टिपिकल भी उतना ही है। इजी इसलिए है क्योंकि हम सबको लगता है ये बहुत इजी चैप्टर है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूएनओ जिसे हम कहते हैं उसके बारे में। पर इसके छोटे क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं कि यूएनओ की स्थापना के समय इसमें कितने राज्य थे, अब कितने देश शामिल है, आखिरी देश कौन सा शामिल हुआ है, इसके कौन से अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है। ये अलग अलग इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, कितनों के पास वीटो पावर होती हैं, कितने अस्थायी अस्थायी सदस्य होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने समय के बाद चुनाव होते हैं। भारत की भूमिका को मैंने आपको बता दिया है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा डीपली आपको पता होना चाहिए कि हाँ भारत ने और यूएनओ ने आज तक क्या क्या काम किए हैं। और इसके साथ कुछ एनजीओ के बारे में भी आपको इसमें पढ़ लेना चाहिए, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है। ये मतलब अलग अलग एजेंसियां जो विश्व स्तर के एक एनजीओ की तरह काम करती हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो MCQ है वो इधर से बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद हमारे 2 चैप्टर और हैं वैसे तो NCERT में, बट ड्यू टू कोविड-19 वो कट हो गए हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट चैप्टर जो बनता है वैश्वीकरण, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि मोस्टली बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आए हैं और मोस्टली 5 ही मार्क्स से क्वेश्चन आया। तो वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वैश्वीकरण क्या है, इसका विकासशील देशों पर क्या असर पड़ा, इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो प्रभाव पड़े उनके बारे में बताइए, भारत इसका विरोध क्यों करता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध क्यों किया जाता है, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के बढ़ने के कारण क्या क्या लाभ हुए हैं, और वैश्वीकरण की विशेषता बताइए, और वैश्वीकरण को परिभाषित करने वाले 2 विद्वानों के नाम बताइए, और उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ये इसके भारत ने वैश्वीकरण कब अपनाया, क्यों अपनाया, और ये इसके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। जैसे इन छोटे क्वेश्चन में आपको से ये बता, इंडियन सोशल फॉर्म क्या है या वर्ल्ड सोशल फॉर्म क्या है। तो आप सभी को ये छोटी छोटी जो एजेंसियां जो वैश्वीकरण का विरोध करती हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो वैश्वीकरण से जो मोस्टली बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादा, तो आप इस चैप्टर से फर्स्ट, सेकंड और लास्ट इन 3 चैप्टर से कोशिश कीजिए कि आपको बड़ा क्वेश्चन तो कोई छूटे ना। तो MCQ भी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जहाँ से आता है मोस्टली ये तो छोटे क्वेश्चन बीच में जाएंगे। जब विश्व में अमेरिका वर्चस्व है उस वाले चैप्टर से MCQ ज्यादा आने की बनता है, क्योंकि उसमें डेट्स ज्यादा है। बाकी जैसा ही बोर्ड में होगा वो तो बोर्ड सेटर एग्जामिनर की बात होगी, वो कैसे सेट करेगा, बट हमें अपनी तरफ से 100% तैयार होकर जाना है। तो इसलिए आप इन सारे चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू, जैसे हमारा 3rd चैप्टर है या 4th, 5th, उसमें से मोस्टली 5th चैप्टर से बड़े क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो बट फिर भी आपको सार ऐसा याद होना चाहिए कि अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछ ले तो आप सार को इतना लिख सके कि आपको एग्जामिनर 5 मार्क्स दे दे, या फिर आसियान या यूरोपीय संघ, या आपसे पूछ ले अमेरिकी वर्चस्व को बताइए, तो आपका चारों उसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्चस्व के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपको हर चैप्टर इस तरह से याद हो कि अगर मेरे से इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले तो भी मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, अगर 2 का पूछ ले तो 2 का भी, 1 का पूछ ले तो 1 का भी, क्योंकि हमारे 40 मार्क्स MCQ भी आने हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक वीडियो वी होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और
हमारी यही आशा है कि ये आपके लिए यूजफुल हो फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो हमारे ओनर हैं मिस्टर विजय कुमार, अगर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं है तो अभी भी लेट नहीं हुए हैं। मेगा फाइनल रिवीजन स्टार्ट है। अब जहाँ से भी ज्वाइन होंगे वहीं से अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। हर सब्जेक्ट का काम आता है और फाइनल रिवीजन बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि कोई भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट इस वीडियो से अछूता ना रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।